Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Stars Academy online session, one of the best sessions in Pakistan. ये मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। बाकी आपसे आहिस्ता-आहिस्ता फीडबैक के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से भी बात होती रहेगी। अगर आपको आइडिया हो गया है कि हाँ जी, स्टार्स अकेडमी का लाइव सेशन का मतलब क्या है और इसको किस तरीके से आप अच्छे तरीके से और कितना अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। 30 से 40% ऐसे पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हुई है जो फिजिकल की फ़ी और उसके साथ-साथ हॉस्टल की फ़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर उनके लिए ये जो सेशन है, ये जो ऑनलाइन का सेशन है, ये एक उनके लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, जिसमें उनकी स्टडीज़ भी और उनके कॉन्सेप्ट्स भी, उनकी तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से कंसीडर की जा रही होंगी, उन तक पहुँचाई जा रही होंगी। तमाम बच्चों से दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट है कि अपने माइक ऑफ कर दें। अगर किसी बच्चे ने कोई बात करनी है तो करे, अदरवाइज़ माइक ऑफ रखें क्योंकि नॉइज़ी हो जाता है, फिर हम क्लियरली चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मेरा नाम है आसिफ बलोच और मैं आपको टीच करूँगा इंग्लिश। इंग्लिश की जो वेटेज है आपके एमडी कैट के अंदर, दैट इज़ 18 एमसीक्यूज़। इंग्लिश में हम किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, किन चीज़ों को पढ़ते हैं, क्या-क्या इसमें होता है एक्सप्लेनेशन या क्या-क्या इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हैं, उन सब को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश को हम डिवाइड कर सकते हैं या उसके पूरे सिलेबस को हम डिज़ाइन कर सकते हैं 3 लेवल में, वर्ड लेवल, सेंटेंस लेवल एंड उसके साथ-साथ क्या है पैराग्राफ। वर्ड लेवल, सेंटेंस लेवल और पैराग्राफ लेवल। वर्ड लेवल पे क्या एमसीक्यू आ सकते हैं? अगर हम वर्ड लेवल पे जाएं तो हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन मीनिंग्स। और जब मैं मीनिंग्स की बात करूं तो इसका मतलब है मैं दोनों चीजें डिस्कस कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटोनिम्स एज वेल एज सिनोनिम्स। तो ये आपके एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। एक चीज क्लियर कर लें, बाकी सब यूट्यूब ओपन है सर। जी सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी। मीनिंग्स में आप कहेंगे कि जी हम एंटोनिम्स या सिनोनिम्स की बात करते हैं। देन दूसरी जो चीज आपकी वर्ड पे डिस्कस हो सकती है, दैट इज स्पेलिंग्स। और थर्ड पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये कॉमन सेंस आप बना सकते हो कि हमारे पास अगर कोई एमसीक्यू सेट होता है वर्ड लेवल पे तो उसके अंदर ये वाली बातें पूछी जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। सो आइडेंटिफिकेशन, स्पेलिंग एंड मीनिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें क्या हैं? देखिए, हम साइंसेस की बात करें तो साइंसेस के अंदर हमारे पास सिलेबस मौजूद होता है। बुक्स हैं हमारे पास, बुक 1 है, फर्स्ट ईयर की बुक है, सेकंड ईयर की बुक है, तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की हमारे पास किसी किस्म की कोई बुक रिकमेंडेड नहीं है, कोई सिलेबस इस तरह का डिज़ाइन नहीं है। तो इस वजह से पहले-पहले मैं बच्चों आप लोगों के साथ शेयर करूँगा हमारा जो इसका इंग्लिश का सिलेबस बनता है, उसकी डिस्कशन। तो उसमें ये सारी बातें इस वजह से शेयर कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट या दूसरा लेवल जो है, जिस पे आपको एमसीक्यू पुट किया जा सकता है, दैट इज़ सेंटेंस। और अगर मैं बात करूं सेंटेंस के अंदर तो क्या आएगी भी, सेंटेंस के अंदर हमारे पास होते हैं वर्ड्स या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो पहली चीज है, दैट इज व्हाट, दैट इज अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर एक से ज्यादा वर्ड्स आपने लिख ही लिए हैं तो उसके अंदर फिर होगा क्या, डिफरेंट वर्ड्स का आपस में अग्रीमेंट। मतलब हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर ये दोनों चीजें शामिल हैं। क्या क्या, अरेंजमेंट भी है और उसके साथ साथ इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास एग्रीमेंट्स भी हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिला के इंटरप्रेट करें तो बेसिकली हम कहेंगे क्या, इन दोनों चीजों को एड्रेस करने के लिए बनती है ग्रामर।
तो ग्रामर हम यहाँ पे हमारा कंसर्न रहेगा, ग्रामर हम पढ़ेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है जिस पे एमसीक्यू आ सकते हैं, दैट इज पंक्चुएशन। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन्स। भाई कन्वर्जन क्या है? कन्वर्ट करना। पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन में हम डेफिनेटली डिफरेंट सिंबल्स की स्टडी कर रहे होंगे। और कन्वर्जन में क्या है? कन्वर्जन में हो सकता है एक्टिव एंड पैसिव, और या फिर होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके साथ हमारे पास है क्या? दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन हमारे पास क्या है? आइडेंटिफिकेशन हमारे पास है, जैसे हम कहते हैं कि बताओ कि सेंटेंस की क्या टाइप है या इसकी कौन सी ये काइंड है। टाइप और काइंड की इसमें डिस्कशन करेंगे। ये हमारे सेंटेंस लेवल का सिलेबस होगा, ये सारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आपको नजर आ रही है, दैट इज रिलेटेड टू पैराग्राफ। और पैराग्राफ के बारे में ये क्लियर कर लें कि पैराग्राफ इज नॉट इंक्लूडेड इन एमडी कैट। हम लिख देंगे क्या? नॉट इंक्लूडेड। तो ये आपके पास है ही नहीं। अगर फर्ज किया होता भी तो क्या करते? बेसिकली ये एक इसका जो टॉपिक बनता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है? एक पैराग्राफ आपको गिवन होता है, उस पैराग्राफ के अगेंस्ट आपको कुछ एमसीक्यूज दिए जाते हैं और आप उन्हें उन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो बेटा जी इस सेक्शन में मैंने सारे का सारा इंग्लिश का जो एमडी कैट का सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे आपको बना के दे दिया। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिनको हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट किस पोर्शन से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली सेंटेंस से। तो सेंटेंस से हम जब स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारे पास आता है आज का या एमडी कैट का टॉपिक नंबर 1। और उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये हमारा उसका टॉपिक है कि जिसके अंदर हमने पहली डिस्कशन करनी है, पहली चीज पढ़नी है। इसी तरीके से आपको पूरे टॉपिक का एक बना के, पूरा टॉपिक ऑर्गेनाइज करके, तमाम जो सिलेबस है इंग्लिश का उस सारे को ऑर्गेनाइज करके आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमारा टॉपिक नंबर 1 है और इसके अंदर बेसिकली 3 वर्ड्स इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज अ सब्जेक्ट। आपके माइंड में भी कोई ना कोई इसकी डेफिनेशन होनी है। तो सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं बताएं जरा? हाँ, ये इसकी सबसे ज्यादा रिपीटेड मोस्ट फ्रीक्वेंट डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन सब्जेक्ट को 100% डिफाइन नहीं करती। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जिसके अंदर किसी किस्म का एक्शन नहीं होगा, तो क्या हम ये कह देंगे कि उसके अंदर एक्शन नहीं है तो फिर सब्जेक्ट भी नहीं है? सब्जेक्ट का एक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। सब्जेक्ट का रिलेशन सेंटेंस के साथ होता है। सब्जेक्ट का रिलेशन सेंटेंस का पार्ट है। सब्जेक्ट एक सेंटेंस का सेगमेंट है। अब सेंटेंस के अंदर जो भी बात होगी, चाहे वो एक्शन है, चाहे वो किसी की क्वालिटी है, चाहे वो किसी की स्टेट है, तो हम कहेंगे ये किसी की क्वालिटी बता सकता है, ये किसी चीज के बारे में। तो हम क्या कहेंगे? हम ये नहीं कहेंगे एक्शन डूअर, हम कहेंगे अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड। जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे अली इज माई फ्रेंड। दूसरा,
Ali is. Ali is very smart. अब मुझे बताओ, यहां पे अली ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है दोनों सेंटेंसेस के अंदर? आंसर इज नो। कोई इसमें एक्शन उसने परफॉर्म नहीं किया, ना यहां पे कोई एक्शन परफॉर्म किया है। तो क्या मैं ये कह दूं इस सेंटेंस के अंदर अली सब्जेक्ट नहीं है? द आंसर इज नो, अली सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पे भी हम अली के बारे में कुछ बता रहे हैं, ये वाला सेक्शन भी अली को एक्सप्लेन कर रहा है। अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग, यहां पे भी हम अली को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं अली रीड्स अ बुक, अब भी अली हमारे पास सब्जेक्ट है। फिर मैं कहता हूं अली हैज अ बुक। अब इस सेंटेंसेस के अंदर देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन शेयर की गई हैं। क्या इन तमाम डेफिनेशंस में अली के बारे में अपनी ओपिनियन हम बदल रहे हैं, बातें चेंज कर रहे हैं, स्टेटमेंट बदली जा रही है, लेकिन हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट तो एक ही है, और वो क्या है? अली। क्लियर होगी बात? तो हम कहेंगे क्या, सब्जेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता एक्शन के साथ, सब्जेक्ट का रिलेशन सेंटेंस के साथ होता है। वो सेंटेंस जिसके बारे में कुछ बताए उसे हम कहते हैं क्या? सब्जेक्ट। डेफिनेशन क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? गुड। नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास दूसरा वर्ड था, दैट वाज व्हाट? वर्ब। हाँ जी, वर्ब किसे कहते हैं? हम कहेंगे जी वर्ब इज एक्शन। क्या सिर्फ एक्शन है? नो। वर्ब कैन बी पोजेशन, कैन शो पोजेशन। वर्ब कैन बी एक्शन, और वर्ब कैन बी हेल्पिंग। तो ये हमारे पास डिफरेंट वर्ब की कैटेगरीज आ जाएंगी। तो ये सारे काम वर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल एक्शन कैसे है? ही रीड्स अ बुक, ये क्या है भाई? एक्शन है। यहां पे वर्ब को हमने यूज किया टू डिस्क्राइब एक्शन। नेक्स्ट वी हैव ही हैज अ बुक। अब यहां पे ये वर्ब क्या कर रहा है? बताओ भाई। ये जाहिर कर रहा है पोजेशन। नेक्स्ट वी हैव, ये मुझे आइडिया हो गया था कि यहां पे कुछ गड़बड़ी है, डबल लिख दिया। इस पे लिखना है स्टेट। तो इसके साथ साथ एक और सेंटेंस देखें, ही इज अ रीडर। अब यहां पे इज हमने लिखा, तो इसका फंक्शन क्या है? टू डिस्क्राइब द स्टेट। फिर हमारे पास आती है एक और चीज, हम लिखते हैं ही इज वॉचिंग अ मैच। अब हमने इसको फिर अंडरलाइन किया, तो ये यहां पे क्या है? दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। तो ये सारे वर्ब के शेड बनेंगे। ये सारा सब्जेक्ट था, ये वर्ब आ गया। अब व्हाट डू वी मीन बाय अग्रीमेंट? अग्रीमेंट हम किसे कहेंगे? अग्रीमेंट मींस कि अगर हम यूज कर रहे हैं आई, तो हमें इसके साथ क्या लगाना चाहिए? इज लगाना चाहिए, एम लगाना चाहिए, आर लगाना चाहिए। बताएं क्या यूज करेंगे? एम यूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ एम, इसी को ही हम कहते हैं क्या? हमने लिखा ही वॉचेस द मूवी। ही वॉचेस द
मूवी। तो अब ये वॉच या वॉचेस जो है इसमें से किसको पिक करेंगे? हम कहेंगे भाई ही के साथ वॉचेस अटैच होगा, वॉच नहीं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मींस जिस अग्रीमेंट की अब डेफिनेशन बनाऊं तो क्या है? मींस सब्जेक्ट एंड verb should be of same number। मतलब if the subject is singular or plural, same should be the case of verb। verb भी फिर आपका उसी केस का ही होना चाहिए, उसी तरीके का ही होना चाहिए। मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हम वर्ब एस्टैब्लिश करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्लियर होगी बेटा बात? ये हमने इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। यहां तक समझ आ गई बात कि नहीं बेटा? अब हम आगे चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक या रूल नंबर आप कहेंगे क्या? 1। और रूल नंबर 1 क्या है? हम कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, ये आपको ऐसे ही याद होने चाहिए, शुड हैव सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। क्लियर? अब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं क्या और प्लूरल सब्जेक्ट क्या हैं? कौन कौन से वर्ड्स हैं व्हेन दे आर यूज्ड दे मस्ट बी कंसिडर्ड सिंगुलर? अब वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव द वर्ड लाइक ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन। इसके अलावा कौन से वर्ड्स हैं? भाई हमारे पास वर्ड है ईच, वर्ड है एवरी, वर्ड है नन, उसके बाद मैनी, आ, द, नंबर, द, वैरायटी, एटसेट्रा। ये वर्ड्स जब भी हम यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट दे शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड सिंगुलर। हाउ? हम देखते हैं इसका एक एमसीक्यू कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in this class day by day. Alpha is increased, beta is increasing, Charlie have increased, delta okay are increasing। अब हम देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? वर्ड द नंबर। तो अगर द नंबर है, इज इंक्रीज भी तो हम लगा सकते थे, क्यों नहीं लगाएंगे भाई? इज को हम पैसिव वॉइस में थोड़ी यूज कर रहे हैं, हमारे पास वो सिंपल सेंटेंस है, तो फिर हम यूज करेंगे क्या? दैट इज बीटा। आंसर इज बीटा। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसी तरीके से अब एक एमसीक्यू नंबर 2। Every boy and every girl blank required to attend
the lecture. Alpha is beta or Charlie has delta have. अब यहां पे क्या आना चाहिए? अब हमारे माइंड में आएगा कि भाई एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय कहा है, तो ये तो दो हो गए, तो फिर तो आर आएगा। तो अब कहने का मकसद ये है जनाब कि एवरी चाहे आपको एक मर्तबा आता है चाहे दो मर्तबा, अगर एवरी का यूज सेंटेंस में है, द आंसर विल ऑलवेज बी व्हाट? सिंगुलर। क्लियर होगी बात? क्यों ऐसा करेंगे? मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, एक स्टेटमेंट देता हूं, और वो क्या है? एवरी वर्सेस ऑल। ये अब लॉजिक समझा रहा हूं कि एवरी सिंगुलर क्यों रहेगा हमेशा, वो क्या वजह है कि एवरी को सिंगुलर कंसीडर करना है। एवरी वर्सेस ऑल की बात करें तो सेंटेंस में कहता हूं एवरी स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन क्लास। और एक और सेंटेंस लिखते हैं जनाब, all students are interested in class। मुझे बताएं, दोनों सेंटेंसेस के अंदर हम तमाम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि नहीं? all of you are all of you are attracted or not? The answer is जी सर, हम सब की ही बात कर रहे हैं। अगर हम सब की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एवरी? भाई एवरी क्या है? एवरी भी एक से ज्यादा के लिए होता है, बट द कंसीडरेशन इज 1/1, जिसका मतलब यह हुआ कि एवरी का जो सोल पर्पस है, एवरी का जो सोल थीम है, वो क्या है? वो ये है कि ये करेगा ही हमेशा सिंगुलर। जबकि ऑल क्या करेगा? ऑल हमेशा कलेक्टिवली चीजों को एड्रेस करेगा। यहां तक क्लियर होगी बेटा बात? अब आपको ये वाले वर्ड्स जो है ना, ये क्लियर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, और वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट शुड हैव अ प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? विच रिप्रेजेंट मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हम लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? भाई प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास वर्ड्स हैं, जैसे हम लिखते हैं वी, हम लिखते हैं यू, हम लिखते हैं दे, या कोई प्लूरल नाउन। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारे पास है, जैसे हम लिखते हैं मैनी अकेला, जैसे हम लिखेंगे आ नंबर, हम लिखते हैं आ वैरायटी, एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपके प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं, सारे प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब सेंटेंस है मैनी स्टूडेंट्स फाउंड गिल्टी, अल्फा इज, बीटा हैव, चार्ली आर, डेल्टा हैज। क्या आएगा जी? आर को पिक करेंगे, मैनी स्टूडेंट्स है तो फिर आर ही लगाएंगे। इसी तरीके से हम लिखते हैं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर गॉन। क्या आएगा जी? आ नंबर है तो अगेन इट शुड बी प्लूरल, इज यूज नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हुआ। अब ये दूसरा पॉइंट था। अब आ जाए थर्ड पॉइंट पे। ये आपको ऐसे ही रूल याद होने चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? सम
subject are singular as well as plural। कुछ के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्लूरल भी हो सकते हैं। तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे देखना है, पहले तो जरा लिस्ट बनाते हैं कि ऐसे वर्ड्स कौन से हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कलेक्टिव नाउन्स की। उसके बाद हमारे पास लिस्ट आती है, कुछ वर्ड्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं सनम। इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं भाई? इसमें वर्ड्स हैं हमारे पास जैसा कि सम, ऑल, नन, एनी, मोस्ट और मेजॉरिटी। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है जनाब? दैट इज परसेंटेज, फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज अमाउंट, क्वांटिटी एंड डिस्टेंस। परसेंटेज, फ्रैक्शन, अमाउंट, क्वांटिटी और डिस्टेंस। नेक्स्ट कैटेगरी हेयर और देयर। ये वो वर्ड्स हैं जो हम यूज करें अगर, तो कभी ये सिंगुलर होंगे और कभी होंगे क्या? प्लूरल। सबसे पहले जो इनमें से सबसे छोटा है वो यहां पे कर लेते हैं, बाकियों को यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। हेयर और देयर। अगर मैं बात करूं हेयर और देयर की, तो हम कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं, कैसे देखते हैं? अब हेयर सिंगुलर भी हो सकता है, हेयर प्लूरल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर द क्वीन, हेयर द क्वीन। अब इसको क्या लिखना चाहिए? अल्फा, कम, बीटा, कम्स। क्या लिखेंगे भाई? अब क्वीन एक है तो आंसर आएगा बीटा, कम्स आएगा। और अगर यहां पे सेंटेंस आ जाए हमारे पास हेयर द बॉयज, अल्फा पे है कम और बीटा पे है कम्स। अब क्या आएगा? अल्फा हम यूज करेंगे कम। क्लियर होगी बेटा बात? तो हम कहेंगे ये सिंगुलर है, प्लूरल। इसका मतलब है हेयर और देयर बाद में आने वर्ड के साथ, बाद में जो इसका ओरिजिनल सब्जेक्ट है उसको देख के सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, ये यूज हो सकता है। अब आ जाए जी, हमारे पास इस लिस्ट के अंदर आ गया क्या? कलेक्टिव नाउन। सेंटेंस है हमारे पास, द jury divided in its verdict. Alpha was, बीटा वर। क्या लगाएंगे बेटा? बोले क्या यूज करेंगे? अब जो बच्चे कह रहे हैं वर, उनके माइंड में चल रहा है क्या? डिवाइडेड। भाई वर्ब और डिवाइडेड में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर ले। वर और डिवाइडेड में किसी किस्म का रिलेशन हम नहीं बनाते हैं। तो फिर किस में बनाते हैं? आप ये देखेंगे कि ये वर्ड आपने जो ज्यूरी यूज किया है, इसके साथ आगे आपने वर्ड जो पोजेसिव है, पोजेसिव आपने कौन कौन सा यूज किया है? अगर ज्यूरी के साथ आप इट्स यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है आपने ज्यूरी को सिंगुलर कंसीडर किया। अगर ज्यूरी के साथ यहां पे देयर यूज होता तो हम कहते ज्यूरी क्या है? प्लूरल हो गई है। हाँ जी, कुछ समझ आ गई बात? इसका मतलब ये हुआ कि
हमें क्या करना है? हमें करना है एक ही काम, और वो क्या है? वो है बी कंसिस्टेंट। अगर आपने इट्स लगाया है तो आंसर आपका वर है। आपने अगर यहां पे लगाया होता द jury divided in their verdict, तो अब आंसर क्या लगाते हम? वर। मतलब देयर और वर ये बैलेंस होने चाहिए। मतलब जो उसका वर्ब है वो ही उसके साथ बैलेंस हो, वही उसके साथ चल रहा हो, तब जाके हम कहेंगे कि हमारा कलेक्टिव नाउन जो है उसने एक प्रॉपर अग्रीमेंट बनाया है। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, और दैट इज अबाउट कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है? बेसिकली कलेक्टिव नाउन दो तरह से होते हैं। वन इज मेड ऑफ थिंग्स एंड द अदर वन इज मेड ऑफ पर्संस। थिंग्स वालों के बारे में इट इज व्हाट? इट इज ऑलवेज सिंगुलर, एंड एज फार एज पर्संस आर कंसर्न, तो इट कैन बी व्हाट? इट कैन बी सिंगुलर या प्लूरल। अब सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाएंगे? वो इस बेस पे बनाएंगे। डन। अब इसकी जरा एग्जांपल देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन को कैसे। फॉर एग्जांपल, द फर्नीचर बाय द thief, अल्फा was, बीटा वर। क्या यूज करेंगे जनाब? द फर्नीचर was stolen by the thief। डन। तो हम was यूज करेंगे। तो इसके साथ लेकिन जो पर्संस वाले हैं, जैसे द फैमिली वेरी हैप्पी विद देयर गिफ्ट्स, was बीटा वर। क्या लगाएंगे बेटा जी? क्या यूज करेंगे? किस वजह से? देयर आ गया। देयर आया है तो फिर उसके मुताबिक हम इधर वर को यूज करेंगे। क्लियर होगी बेटा बात? तो ये अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन कर ले। आज हमने कलेक्टिव नाउन तक पढ़ा, कल इनको पढ़ेंगे और टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सा ध्यान रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चैट कम से कम करें, ताकि जो काम की चीज है, जो लिंक वगैरह है, वो आगे ना मूव कर जाए। किसी टीचर से क्वेश्चन करना है तो वो उसके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर टीचर का नंबर लेके डायरेक्ट उनको चैट करें। जी बेटे, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। यार थोड़ा प्रॉब्लम जो है ना ये खत्म करो, इसको नेट की कोई अच्छी फैसिलिटी लो, ठीक है? इतना मतलब हम अच्छे तरीके से आपको चीजें बता रहे हैं स्टार्स एकेडमी वाले, तो आप जरा अपने जो टूल्स हैं, जो गैजेट्स हैं ना, उनको जरा शार्प रखें, एक्टिव रखें। मैंने ये बताया बेटे कि जो हमारे पास ज्यूरी जैसा वर्ड है, इसमें डिवाइडेड वगैरह को नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि इसके बाद आगे आपने कौन सा वर्ड यूज किया। मतलब अगर आपने इट्स यूज किया है तो ज्यूरी को आपने सिंगुलर समझा होगा, तो इट्स यूज किया ना। और अगर देयर यूज करते तो इसका मतलब है ज्यूरी को आपने प्लूरल कंसीडर किया होगा, तो देयर लगाया ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इट्स आया है तो ज्यूरी भी तो सिंगुलर ही होना चाहिए, फिर हम वाज ही यूज करेंगे। क्लियर? चले, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।